हेलो बच्चों, आप लोग के बीच आज मैं क्लास 9th का लेवल जो आपके पास प्रश्नावली है 1.1, इसके पहले इसके नियम में दे दिया था। इस नियम को देने के बाद पुनः मैं बोला था कि जो भी इसके सारे नियम होंगे वो हम बताने के बाद ही आपको अगला क्लास जो होगा वो मिलेगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि बिना क्लास के नियम दिए हुए और बेसिक कंसेप्ट को बताए हुए आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन बताना आसान बात होती है, लेकिन क्वेश्चन के रूल जो है उस रूल को समझाना और उस रूल के तहत उसमें हमें क्या सीखना है नहीं सीखना है उस चीज को जानकारी लेना मुख्य बात होता है। तो सबसे मुख्य चीज यही है कि मैं इसके जो भी कंसेप्ट मैं आपको दे दिया था, अब वो कंसेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं जो आपके प्रश्नावली के तहत है। क्लास 9th 1.1 होगा। इस चीज को या ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसको आप गौर से देखेंगे और पुनः मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो भी क्लास के बच्चे होंगे, क्लास 9th होंगे, 10th होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे या 6 होंगे, हर क्लास के बच्चे के लिए आपको क्लास की पूरी सिलेबस के तहत आपको पढ़ाई दी जाएगी और वो भी निःशुल्क, कोई उसमें पैसा की बात नहीं है, आपको फ्री क्लास है। आपको काम है यही कि आपको जब भी क्लास की क्वेश्चन डाली गई या क्लास का क्वेश्चन डाला गया उस चीज को आप लोग देखिए गौर से और उसको समझिए, और अधिक से अधिक मैं ये चाहूंगा कि आप एक दूसरे को बताइए ताकि उसको भी ये समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाई किए हैं या किस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी समझेगा, उसके द्वारा उसको भी फायदा होगा। और प्लस में आप अपने घर पर एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी बना करके वीडियो को क्लास को बारीकी से आप देखिए। देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं और किस स्तर की पढ़ाई हम कर रहे हैं। आप सिलेबस की तहत, बुक की तहत एक एक लाइन आपको मैं कंसेप्ट को दे दिया हूं। जो मैं बेसिक कंसेप्ट देता हूं जिस क्लास की हो, अगर मेरे कंसेप्ट को आप रख लीजिएगा तो मैं ये जरूर गारंटी देता हूं, लोग वारंटी देते हैं लेकिन वारंटी नहीं गारंटी देता हूं कि वो आपके सिलेबस में किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको क्लास में वो छूट सकती है। लेकिन एक चीज होता है, मैं पहले भी बताया था कि हर आगे चलने के लिए पीछे वाले पैर को दबाए रखना पड़ता है। जैसे आप पीछे क्लास ले आगे क्लास में आएंगे तो पीछे वाला चीज को आपको रखना ही पड़ेगा। और आप लोगों के लिए छोटी छोटी भी बहुत क्वेश्चन ऐसी है जिस पर आपको समझ विकसित करना होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, उससे भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रोसेस के तहत चल रहा हूं, क्लास बाय क्लास और प्रश्नावली बाय प्रश्नावली क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा क्वेश्चन आया आपको छोड़ दिया या बड़ा क्वेश्चन आया छोड़ दिया और छोटा क्वेश्चन को हल किया, ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको एक एक लाइन आपको कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन जो काम आपको करेंगे वो अब तो मैं कह सकता हूं क्योंकि आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए। और किसी भी प्रकार की कोई इसके अंदर में सुझाव हो या किसी प्रकार की दिक्कत है या किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आपको दिख रही है या इसके अंदर में कमी दिख रही है, उस चीज को आप बिल्कुल निसंकोच सूचित करेंगे या बताएंगे किसी माध्यम से, ताकि मैं समझ सकूं कि इसमें क्या कमी है और कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस संसार में कोई भी आदमी जब भी कोई नया काम करता है तो उसमें बहुत सारे परेशानियां आती हैं, बहुत सारे टेक्निकल दिक्कत है। वो थी मैं जान सकता हूं कि आपके पास में क्लास बना करके वीडियो डाल रहा हूं तो कितना उसमें समय का इन्वेस्ट किया जा रहा, टाइम दिया जा रहा, और वो भी सिलेबस की तरह। ऐसा नहीं कि केवल मैं प्रश्नावली खोल दिया और किसी तरह से आपको मैं बना दिया, आप समझ गए कि हाँ बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। मेरा प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए और प्रोसेस के तौर के अनुसार से मैं काम करता हूं। या मेरे क्लास में आप भी देखे होंगे कैसे मैं पढ़ाता हूं। आपके इलाके के लिए एक तो मिसाल है, समय की बात है कि कितने परसेंट रिजल्ट आते हैं और क्या रिजल्ट होती है और क्या बच्चे में क्वालिटी होती है। जो हम लोग साल के अंदर में प्रोग्राम देते हैं हम लोग बच्चों के बीच में, उतने बच्चे को पुरस्कार देते हैं। वो तो क्यों, उसमें सोचने का मौका बहुत है, लेकिन मैं उस पर नहीं ध्यान देता हूं। मैं यही ध्यान देता हूं कि हमारे समाज के बच्चे अगर अच्छे बनेंगे तो एक दिन समाज हमारा अच्छा बनेगा और हम लोग के इस पीढ़ी के बाद जो नींव तैयार होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का नींव होगा। तो मैं इसी के साथ चाहूंगा
कि आप क्लास के वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे को बीच में बताइए और एक दूसरे को शेयर कीजिए और उसको ये कीजिए कि आप केवल इस क्लास को लेकर के ही क्लास को बैठ करके बना करके अपने बुक को तैयारी कर सकते हैं। और कहीं पर भी डाउट होगा उस डाउट को आप किसी माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट में दे सकते हैं कि सर इस जगह नहीं समझ पाया, या आपको बहुत सारे साधन है, मैं मोबाइल नंबर भी उस पर कॉन्टेक्ट डाला हूं, किसी तरह के समस्याएं हैं आप उस पर क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसको बताने का प्रयास नहीं किया जाएगा, उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके प्रश्नावली को समाप्त कर दूं और ये देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहता है और उस क्वेश्चन का जवाब हमको कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इसको ध्यान रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं वीडियो को, ताकि आप देखें। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, बनाना आसान है, लेकिन इसको मूल समझना कठिन है। मेन क्वेश्चन को यदि हम पढ़ पाते हैं, क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं, तभी हम पकड़ पाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या हमको जवाब दे रहा है और हम उसको क्या जवाब देंगे, इसको ध्यान देना होगा। तो ये आपके प्रश्नावली 1.1 होगा, 5-7 क्वेश्चन है इसके अंदर में, क्लास 9th होगी, इसको ध्यान दीजिए और समझिए। लिखा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप मेरे बात को याद करिए, मैं कंसेप्ट में लिखा हूं कि शून्य भी परिमेय संख्याएं होती है। दूसरी चीज आपको कंसेप्ट के अंदर में दिया गया है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद कहता है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मैं बताया हूं कि जब परिमेय होगी तो p/q के रूप में निश्चित लिखी जा सकती है। ये भी आपको मैं बताया हूं, कंसेप्ट में जाकर देख सकते हैं, पीछे वाला 1 इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में या पार्ट 2 वाले वीडियो में। दूसरी चीज यहां पे लिखा है कि जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0, मतलब हो गया कि q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो शून्य को छोड़कर होना चाहिए। तो ये आपको यहां से एक जवाब मांग रहा, यहां से एक जवाब मांग रहा, केवल कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरी चीज कहता है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी उसके बाद कहता है, यहां तक 2 बात समझा दिया कि लिख सकते हैं कि नहीं, और कहता है कि हम ये बता रहे हैं आपको कि p और q में, तो p और q जो है पूर्णांक है। पूर्णांक में आपको याद पड़िए, पूर्णांक की परिभाषा में दिया था कि वैसी संख्या का समूह जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ऋणात्मक या पूर्ण सभी रहती हैं या प्राकृत की समावेश होता है, वो पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। और पूर्ण संख्या आपको मालूम होगा कि 0 से 0, 1, 2, 3, 4 जो चलते हैं वो आपको पूर्ण संख्या होती है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 0 एक परिमेय संख्या है, जिसमें मैं बताया है कि परिमेय संख्या 0 को भी कहा जाता है, इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन हल हो गया। तो अब इसको मैं आगे क्यों लिख रहा हूं, इसको समझिए। इसको लिख रहा हूं, क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो मैं लिख रहा हूं कि हाँ, ठीक है, ये इतने के जवाब हुआ, हाँ लिख सकता हूं। अब पूछता है कि क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, पूछ रहा। तो जब हाँ हुआ तो मैं लिख ही सकता हूं, क्योंकि जब हाँ को है परिमेय के लिए कि परिमेय होगा, तो परिमेय में क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब ये नहीं कहता कि आप लिखिए, लेकिन मैं लिख सकता हूं, दिखा रहा हूं। जैसे या क्योंकि मैं जैसे दिखा रहा हूं, जैसे 0 है, 0 बराबर आप लिख सकते हैं 0/1, समझिए 0 बराबर हो 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी अंक में आप अंक किसी शून्य में अंक से डिवाइड करते हैं तो आपके मान 0 के बराबर होगा। तो ये किस रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। फिर नेक्स्ट आप आते हैं 0 बराबर 0/-2, मैंने -2 से डिवाइड करूंगा तो भी आपको क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको 0 बराबर 0/-2, क्योंकि इसका मान क्या होगा, 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी यहाँ पे अंक आप लेंगे तो इसका मान 0 होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 बराबर 0/1 लिखा, इसका मतलब बराबर 0 हुआ, तो हम 0 को इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही कह रहा है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसमें p का मान क्या हो गया,
अगर इसको समझा जाए तो इसमें p का मान 0 हुआ, q का मान 1 हुआ, तो यहाँ कह रहा है कि q बराबर नॉट 0, तो हम q के स्थान पे 0 कहाँ रखे हैं? हम q के स्थान पे यहाँ पे 0 नहीं रखे हैं, हम q का स्थान पे क्या रखे हैं? 1 रखे हैं। इसमें q का स्थान पे हम क्या रखे हैं? 2 रखे हैं। इसके स्थान पे q को क्या रखे हैं? 3 रखे हैं। और p के स्थान पे हमारे पास आपके पास उपलब्ध है, p का मान है 0, इसमें भी p का मान है 0, इसमें भी p का मान 0 है। तो ये आपको क्या समझा रहा? यही समझा रहा है कि q इज इक्वल नॉट 0, मतलब q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम कहा शून्य रखे हैं? इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका जैसे रूप में आ गया कि 0 बराबर 0/1, 0 बराबर 0/-2। तो ये जैसे जो दिए है प्रोसेस, जैसे आपको मैं समझाया, और यहाँ हाँ लिखने के बाद p बटा q के रूप में अगर दर्शाना है तो केवल ये पोजीशन को हटा देंगे हम और ये पोजीशन को लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो पोजीशन को मैं लिख दूंगा तो आपको इस p बाई q के रूप में दिखने लगेगा क्योंकि उसका वैल्यू 0 ही होता है। तो ये पोजीशन को हम मिटा देते हैं इधर से, और मिटा कर पुनः मैं लिख देता हूँ। इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। कहता है ना कि क्या शून्य को परिमेय संख्या है? तो हाँ, कहते हैं कि क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम बोल रहे हैं कि पुनः लिखते हैं। कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसके लिए जवाब दिया हाँ। फिर कहते हैं क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं? तो फिर लिखेंगे हाँ, ठीक है, डबल हाँ देंगे, क्योंकि अब ये समझाते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 0/1 शून्य ही होता है, 0/-2 शून्य ही होता है, 0/3 शून्य ही होता है, 0/-5 शून्य ही होता है, इत्यादि डॉट डॉट। मतलब इसको अंश बाई हर के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जवाब दिया हूं, यहां से 2 जवाब मांग रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मैं बोला हाँ। फिर कह रहा क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं? यहां तक तो हाँ। तो कह रहा कि p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। हम क्योंकि दिखाएं आपको, क्योंकि दिखाएं कि 0/1 बराबर 0 होता है, 0/-2 बराबर 0 होता है। किसी 0 में किसी अंक से भाग दीजिए, 0 को छोड़ दीजिएगा, 0 आपको नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सभी क्या है? p बाई q के रूप में है। अर्थात हम दिखा सकते हैं आपको कि p बाई q क्या है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि p बाई q इक्वल टू बराबर की जगह पे लिख सकते हैं 0/1, ये सब है 0/-2, 0/3, 0/-5 डॉट डॉट दे सकते हैं। मतलब p बाई q के रूप में आपको मैं दर्शा दिया। तो यही आपसे क्वेश्चन कहता है, ये पहला क्वेश्चन आपका जवाब हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ। क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ। और क्योंकि पे मैं देखा, क्योंकि देखिए 0/1 बराबर 0, 0/-2 बराबर 0, 0/3 बराबर 0, 0/-5 बराबर 0, इस तरह से और आगे जा सकते हैं। इसको अर्थात दे दिया p बाई q और 0/1, वही चीज को इसमें रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि p का वैल्यू ऊपर वाला है और q का स्थान पे इसमें कहीं भी 0 नहीं लिखा गया है। 0 कह रहा है ना कि q इक्वल टू नॉट 0, तो इसमें 0 नहीं दिए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा गया है और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या आपको मैं पहले भी बताया हूं कि परिमेय संख्या है क्या, जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट 0। अब आपको इसके समझना है कि ये क्या कहता है।
3 और 4 है, तो ये बताइए कोई सोचने वाला चीज है कि 3 और 4 है तो इसके बीच में है क्या? अगर आप गिनती जानते होंगे तो इसके बीच में कुछ है तो नहीं, लेकिन नहीं, यही तो आपको समझना है कि 3 और 4 के भी बीच में बहुत सारी संख्या है। आपको इच्छा करे जितना लिख सकते हैं इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में पड़ेगा वो। यही आपको परिमेय संख्या का मतलब है। 3 और 4 के बीच में कह रहा है कि 6 परिमेय संख्या लिखिए। अब आप सोच सकते होंगे कि 3 और 4 के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। किसी बच्चे से पूछा जाए कि 3 और 4 के बीच बताओ तो क्या होगा, क्या जवाब देगा? अगर 2 क्लास का लड़का होगा, 3 क्लास का लड़का होगा, तो ये जवाब देना उसके लिए मुश्किल है। तो अगर कोई मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और हमने क्या किया कि मैंने बोला कि बाबू इसके बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे बता सकते हो? तो वो तो लड़का जवाब दे देगा कि 1 के बाद सर यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ये तो सिंपल बात है बच्चे के लिए, बच्चा तो इसको जवाब दे सकता है। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ से हटा दें इसको हम, और यहाँ से हटा करके और आपसे मैं पूछने लगा कि अब बताए कि इसके बीच क्या है, जब इसके बीच बात करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो गया। छोटा बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका लेवल ये नहीं है। वो 3 क्लास 4 क्लास के बच्चा इस चीज को अपनी समझ नहीं पाएगा। वो केवल भिन्न से परिचित होता है और परिमेय अपरिमेय का परिचित उसको 7 क्लास में होना पड़ता है और 6 क्लास में भी भिन्न उसको जानना होता है। तो अब बताइए कि इसके बीच में वो नहीं समझ पाएगा। तो आपके लेवल उच्च कोटि के है तो आपको इसके बीच बताना होगा परिमेय, और वो भी ऐसा अंक बताना होगा कि जो इसी के बीच पड़े। वो भी मैं आपको व्याख्या कर दूंगा कि बीच कैसे समझ पाएंगे कोई बीच है कि नहीं है, वो आपको मैं क्लियर करके दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 के बीच में हमें एक संख्या निकालना है, को वो 6 निकालना है जो इस दोनों को बीच पड़े। लेकिन अगर हम देखें कोई भी बच्चा से पूछे कि इसके बीच में कोई संख्या है तो जवाब देगा कि नहीं है, क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पता नहीं है। वही बेसिक कंसेप्ट के लिए ये मैंने बेसिक चैप्टर बना करके और 9th क्लास के वीडियो में डाला हूं ताकि आप समझ पाइए। उसमें नोट भी डाला हूं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंता परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय की संख्याओं के बीच अनंता परिमेय संख्या होती है। उसी तरह से 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंता अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे परिमेय होगा वैसे अपरिमेय भी हो सकता है। लिमिट नहीं है कितना, उसका अनंत नहीं है। इसका कैसे समझेंगे उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए और बारीकी से इसको समझिएगा। देखिए 2 चीज बात इसमें होती है कि परिमेय संख्या के आंसर जो किताबों के अंदर से हम लोग मिलाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं आंसर मिलाऊंगा वो किताब के अंदर में आंसर दी गई है, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि इसके अंदर में अनंता होती है तो आंसर किताब में अनंता तो देगा नहीं, और दिया भी होगा तो एक लिमिट दिया होगा कि इस रेशियो से ये होगा, वो आपको इंडिकेट कर दिया कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं वो किताब के आंसर ही होगा। तो इसलिए आपको ये मत भ्रम में रखिएगा कि हमारा बनाया हुआ गलत है। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा कि दोनों के बीच कैसे है और दिखाऊंगा भी कि देखिए इस दोनों के बीच में अंक पड़ता है कि नहीं। ठीक है, अब इसको आगे की ओर मैं हल करता है, इसको ध्यान दीजिए। यह आपको 3 लिखा गया है। अब यही समझना है हमको कि 3 लिखा गया तो हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, यही खासियत है, यही समझना है। मैंने क्या किया कि 3 को ऊपर और नीचे मैंने 7 से ऊपर 7 से गुणा कर दिया, नीचे 7 लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 7/7 से गुणा किया। किसमें गुणा किए हैं? 3 में किए हैं। तो अब सोच सकते हैं कि सर 7 क्यों लिए हैं? हम बताएंगे 7 क्यों लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि समान अंक से किसी अंक में गुणा करने पर, समान अंक से किसी अंक में ऊपर नीचे गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप बताइए 21/7 बराबर क्या होगा मान, आप समझ गए? 7 3 का 21, तो फिर तो आप तो 3 लिखे हैं, हम कहा कुछ विशेष किए हैं। मैंने 7 से ऊपर और नीचे लिखा हूं, 7 से ऊपर नीचे गुणा किया हूं, मैंने 7/7 से इसमें गुणा किया हूं, तो हमारा मान क्या होगा? 21/7 होगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूं 7 से 21 को तो 3 ही होगा। मेरे मान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमको इसको परिमेय रूप में बनाना था, क्योंकि 6 निकालना है। तो 6 निकालने के लिए हमको इस अंक को बड़ा करना पड़ेगा, तभी हमारे 6 मिले, क्योंकि 3 4 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन परिमेय रूप से हम निकालेंगे इसके बीच में आना चाहिए, तो इसलिए मैं 7 से गुणा किया हूं। जब इसमें 7 से गुणा किया हूं तो इसके भी
अंश बाई हर जिसको कहते हैं, ये अंश हो गया, हर हो गया, तो दोनों में से एक पद को बराबर करना होगा। तो इसमें भी मैं किससे गुना करूंगा, 7 से ही गुना करूंगा ऊपर नीचे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 बराबर 4 गुने 7/7, तो ये हो जाएगा 28/7। और आप सोचिए कि इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 ही होगा, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। समान अंक से गुना करना, समान अंक से भाग देना ऊपर नीचे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या हूं, 7/7 को और काटते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7/7 बराबर क्या होगा, 1। तो समझिए, तो 1 में 4 से गुना हुआ तो क्या हुआ, 4 हुआ। तो कहां कुछ अंतर है, हमने एक के लिए जगह पे ले लिया 7/7, 1 से 4 में गुना के तो 4 है, तो हमारा मान तो वही है, क्योंकि इसको कटाएंगे 7/28 को, 28/7 को, तो हमारे पास 4 ही बचेगा। इसलिए कोई मान में हमारा अंतर नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग कोई अंक रखा हूं या अपने मन से रखा हूं, मैंने इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए अंक रखा हूं। इसके जगह पे आप 8 भी ले सकते हैं, ये भी 8 लिख सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं ऊपर नीचे, 20 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बीच ही परिमेय होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब इस दोनों के बीच में परिमेय पहले जानता हूं, इस दोनों अंक के बीच में कितनी संख्या है, तो यहां लिखते हैं अब 21/7 तथा 28/7 के बीच लगा दीजिए परिमेय संख्या कौन कौन होगा। 21 ले और 28 के बीच चल रहा है, तो 21 के बाद क्या बढ़ते हैं, 21 के बाद क्या बढ़ेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब इसको समझिए कि 21 से चालू किया 28 तक गए, तो यहां पे क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब बताइए कि 21 से 28 के बीच में ये संख्या है ना, अब देखिए 22/7, 23/7 सब तो इसके बीच है, 28 भी नहीं है और ना 21 है, 22 है। तो 21 22 नहीं है तो क्या हुआ, आप समझ गए कि 21/7, 28/7 के बीच में ये हमारे पास 6 अंक है। तो यही अंक अब किसके बीच लिखेंगे, 21/7 वैल्यू 3 है, 28/7 वैल्यू 4 है, तो क्या लिख देंगे, अतः 3 तथा 4 के बीच संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 है। समझ गए, यही आपके पास में परिमेय संख्या हुआ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया, आप इसको बढ़िया समझिए। अब थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि कैसे उसके बीच आ रहा है, ये मैं दिखा देता हूं। ये पहला है 22/7, इसको आप डिवाइड कीजिए तो 22 में 7 से भाग दीजिए तो 7 का 21, 1 बचा, दशमलव देंगे 7 1 हुआ, समझ गए, 3 बचा, 0 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ये बताइए कि 3 रुपया अगर आप किसको समझते हैं तो 3.14 है, तो ये बताइए कि 3 से ये बड़ा है कि छोटा, इसी को समझिए तो पहले 3.14 बताइए कि इसमें कौन बड़ा होगा। आप समझ गए कि बड़ा कौन होगा, ये होगा, ठीक है। अंक में अगर देखें तो 3.14 है, ये 3 है, तो इससे बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो ये जो बड़ा है, तो ये बड़ा है किससे, 3 से बड़ा है, इससे तो बड़ा हो गया, लेकिन 4 से क्या है,
अगर हम 4 से मिला तो ये छोटा हो गया, तो इसमें 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब बताइए कि 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो दोनों के बीच में पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से इस सबको डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 ही के बीच में आएगा, इसलिए ये 6 परिमेय संख्या इसके दोनों के बीच में ही होगा। कौन किस में डिवाइड कीजिए, आप किसी को ले सकते, इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते, किसी को आप लीजिएगा तो ये 3 और 4 के बीच में ही पड़ेगा। ये आप कंफर्म करके चेक कर लीजिए। अगर डाउट है तो आप कॉपी उठाइए और इसको डिवाइड कर डालिए और डिवाइड करके देखिए कि वो 3 और 4 के बीच में है कि नहीं। पहला चीज, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर सर्टिफाइड कर दिया। एक ऑप्शन को चेक किया हो, आप इसमें से कोई और ले सकते हैं, ठीक है, जिस जो भी मन करे आप उठाइए। आइए 26/7 को मैं चेक करा देता हूं, 26/7 को चेक करा देता हूं कि कैसे बीच में है। 26/7 सत्तरी का 21 जाएगा, कितना है 5 है, पॉइंट देंगे 0 होगा, 49 हो गया, आप 1 बचाया, फिर 0 साथ ही। अब बताइए 3.71 मान लीजिए 3.71 आपका रुपया पैसा जो भी समझिए इसको है, तो ये बताइए कि 3 से बड़ा हो गया, ये 3 से बड़ा है, 3 से ये बड़ा है और 4 से छोटा है, चारों नहीं है और ना 3 है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो बीच नहीं हो गया। इसीलिए मैं बोला कि बनाना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को बनाना बड़ी बात नहीं है। जब तक क्वेश्चन को सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे तो आप किसी भी चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। केवल मैथ को या किसी भी सब्जेक्ट को आंसर रट करके आप सोचिए कि मैं महान हासिल कर लूं, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि आज इतने दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान लोग बने हैं, वो कितने जीवन में अपने संघर्ष किए हैं और कितना संघर्ष करके इस जगह पे पहुंचे हैं। आप उसके जीवनी को नहीं, उसके पूरे जीवन काल के अध्ययन को आप अमल कीजिएगा तो आप और हम तो हराश हो पाएंगे। लेकिन यदि अगर शिक्षा देने वाले या जो भी समाज में शिक्षा दे रहा है बच्चे को, अगर शिक्षक में अगर हराश होने की भावना हो जाएगी तो बच्चे में हराश होने की भावना क्यों नहीं होगी। क्योंकि बच्चा को अभी तो दुनिया ही पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें कितना मेहनत करना होगा। मेहनत करना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज है। मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में करेंगे तब कोई आपको हाथ में सफलता मिलेगी। मेहनत करते हैं, रात भर जगे हैं, लेकिन किसी प्रकार के आपको ज्ञान हासिल नहीं हुआ, ना उसमें वृद्धि हुआ, तो फिर मेहनत को किस काम की है। रास्ता चलिए लेकिन सही दिशा में चलिए, जिस दिशा में आपको जाना है। यही मूल चीज होता है। क्योंकि मैं बना दिया और बनाने के बाद में मैं आंसर दिखा दिया, लेकिन इस चीज को कैसे प्रूफ किए, तो आपको देखिए मैं प्रूफ करके दिखा दिया। दोनों को, दो ऑप्शन को प्रूफ किया। किसी भी ऑप्शन को आप उठा लीजिए और ऑप्शन को उठा करके प्रूफ कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप किसी भी प्रकार से हमें जवाब दीजिए कि नहीं आ रहा है इसका, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसलिए कंफर्म रहिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो सर्टिफाइड है और इसमें कंफर्म रहिए कि कहीं भी इसमें डाउट दिखने वाली हमारे नजर में नहीं है। शायद हो सकता है कि हर इंसानों की नजर में कुछ होती है ऐसे कि छूट सकता है, लेकिन इसलिए मैं कोशिश किया हूं कि आपको बारीकी से बारीकी चीज को एक एक स्टेप में बता दूं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हल कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए और मैं इसको तीसरा क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। ये क्लास आपकी 9th की हो रही बेस। इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो चालू करेंगे उसको आप देखिएगा। थ्री बाई फाइव और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
सेम वही चीज है, लेकिन ये अंश भाई हर में और सिंगल अंक में था। तो मैं इसके बीच अब बात कर रहा हूं, इसको भी समझिए। 3/5 इसको समझिए, इस दोनों में तो 5/5 है, ठीक है। तो 5/5 है, तो हम अगर देखें तो 3/5 और 4/5 के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यदि हम अगर 3/5 और 4/5 को अगर हम देखें तो दोनों में नीचे बराबर है, ऊपर भी देख रहे हैं कि स्टेप कोई अंक है नहीं, इसलिए ये प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, इस अंक में इस अंक से फिर उसी तरह से समान अंक से गुणा करेंगे, ताकि मान में कोई फर्क नहीं पड़े। हम अपनी इच्छा से ले लेंगे, हमको निकालना कितना है 5, तो अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये 15 होगा और ये 20 होगा। तो 15 और 20 के बीच में हमारे पास को संख्या मिलेगी, 3 मिलेगा, लेकिन हमको को चाहिए 5 गो। तो हम 5 से गुना ना करके हम गुना अगर बढ़ा देते हैं, 6 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6×3 18 हो जाएगा, 6×4 24। तो 18 और 24 के बीच में अगर हम बात करें तो कितनी संख्या हो जाएगी, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24। तो हमारे पास में 5 की मांग कर रहे हैं, हमारे पास में 6 बीच में आ रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 इसमें गुना कर देते हैं 6 से, और इसमें भी गुना कर देते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 6×3 18 और 6×5 30। अगर इसको आप कटाइएगा ऊपर नीचे तो पुनः आपका 3/5 ही होगा, 3/5 पे होगा। दूसरा चीज, इसी तरह से 4/5 को आप ले लीजिए, इसमें भी गुना कर दिए 6 से, इसमें भी गुना कर दीजिए 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बाई 30 हो जाएगा। अब आपको यही समझना है कि देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में आप संख्या दे लीजिए, नीचे वाला तो बराबर हम कर दिए, अब आप अंक ले लीजिए। अब क्या करते हैं, अब आपको कोई लेना है 5 गो इसके बीच से, तो हम लेते हैं अब 18/30 तथा 24/30 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा, 19/30 20/30 21/30 बढ़िए, इसी तरह से 22/30 23/30 24/24 कहां है, छोड़ दीजिए इतना तक। हमको कगो लेना है, हमसे कगो पूछ रहा है 5 गो, तो 18 से मैंने बढ़ा 19 20 21 और 22 23, 5 गो हो ही गया। बीच में ये 24वां है, तो इसको है ये लिखूंगा यहां इसके बीच में। और हमको ये देखना है कि 18/30 केकर मान है इसमें, तो 3/5 बराबर तो 18/30 है, तो अब अतः डाल देंगे 3/5 तथा ये किसका मान है 24/30 4/5 के मान है, तो लिख देंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच 5, जिसका जवाब देना है 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये पांचों लिख दीजिए, 19/30 20/30 21/30, इसके बाद लिख दीजिए 22/30 और 23/30 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करके फिर इसको भी चेक करें, 19 में 30 ले भाग दीजिए, 19 में 30 ले भाग दीजिए, तो आपको कितना, इसका भाग के बराबर इसके भाग 5 से 3 में भाग दे दीजिए, 5 से 3 में भाग दे दीजिए, और इसमें भी भाग दे दीजिए, 4 में 5 से भाग दे दीजिए, आज दोनों मान के बीच में 19/30 का ही मान होगा। अब भाग देके चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी 2-4 क्वेश्चन है बनाना, आपको मैं बता दिया, चेक कीजिए, अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए कि नहीं आ रहा, ठीक है। आपको मैं बिंदास बता दिया कि आप इसको समझिए और भाग दीजिए, चेक कीजिए, उसके बीच ही होगा। ये क्वेश्चन 3 हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये आपको लिखा गया, ऑप्शन नहीं दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि नीचे दिए गए कथन, कुछ लिखा है कथन में, उसको कह रहे कि आप जवाब दीजिए कि सत्य है या असत्य है, और अगर असत्य है या सत्य है तो उसको कारण दीजिए कि कैसे सत्य हुआ और कैसे असत्य हुआ। तो देखिए पहला क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूं, ये ए नंबर दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब दे रहा है, परिभाषा के तहत जवाब दे रहा है। प्राकृत संख्या जो शुरू होती है आपको मालूम होगा कि 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या जो शुरू होती है, ये दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या जो होती है ये शुरू होती है जो 1 से होती है, 1 2 3 4 से, और ये 0 1 2 3 4 से। तो अब आप बता सकते हैं कि कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक माने ये टोटली प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए कि इसमें के टोटल अंक इसमें मिल रहा कि नहीं, देखिए यहां पे मिल रहा, तो इससे क्या पता चला कि प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, चाहे सत्य दिया ना, सत्य सत्य में दिया है तो क्या लिखेंगे, सत्य, सही है। अब जवाब देते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या का समूह पूर्ण संख्या में मिलती हैं। जैसे समझिए, प्राकृत संख्या को बताया गया है, किसे सूचित करते हैं, नेचर नंबर हो जाएगा n से, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, यहां हिंदी लिखिए ना, प्राकृत संख्या आप क्लियर कर देते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है, ये समूह हो गया प्राकृत का, ठीक है, प्राकृत संख्या का समूह हो गया, और यहां हमने पूर्ण संख्या लिख रहे हैं। और बताइए कि पूर्ण संख्या 0 से होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और बताइए कि कह रहा है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत संख्या आपको ये है और ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, मैंने पूरा ही जो है पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ पे मिल रहा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राकृत पूर्ण मिल गया तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बस यही तो जवाब देना है। ये आपका कथन एक हुआ, ये आपका सत्य लिखे हैं और क्योंकि पे कारण दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा कारण दे रहे हैं, इसको समझिए। प्रत्येक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या होती है। अभी आपको यह ध्यान देना होगा, क्योंकि परिभाषा नहीं मालूम है तो नहीं पढ़। पूर्णांक है और पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या भी मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या जो होती है जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सभी संख्या होती है पूर्ण। ठीक है। अब पूर्ण संख्या में जीरो से चालू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब कह रहे कि क्या पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक के सभी अंक देखिए कौन कौन अंक होते हैं पूर्णांक में। 0 होता है, 1 होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। तो ये पूर्णांक का समूह हो गया, समझिए। और ये पूर्ण का समूह कौन है भाई? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अब बताइए कि क्या इसका लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक यहां लिखा है। प्रत्येक मतलब है टोटली में से, टोटली इसका होता है इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 मिल रहा है, लेकिन -2 इसमें तो नहीं होता है, उसमें माइनस का चिन्ह होता ही नहीं है। तो आपका कैसे हो पाएगा? इसलिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए आपका आंसर इसका क्या होगा? असत्य। समझ गए? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? असत्य। यहां लिखेंगे असत्य, कौमा, क्योंकि यहां लिखते हैं सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। प्रत्येक लगा करके, प्रत्येक नहीं देता ना तो खाली कह दे कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो मान लिया जाता, लेकिन प्रत्येक मतलब पूर्णांक का टोटली मान। पूर्णांक का टोटल मान किसको कह रहा? क्योंकि सभी पूर्णांक कमा पूर्ण, यहां संख्या लगा दीजिए, संख्या नहीं है। पूर्णांक जो है, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। अगर प्रत्येक नहीं देता तो हम इसको हाँ में बदल सकते थे, लेकिन प्रत्येक देने के चलते इसको नहीं लिया। जैसे आपको नीचे समझा देते हैं, आपको मिला देते हैं, आप इस चीज को देख लीजिए। पूर्णांक संख्या आपको शुरुआत कहां से होती है? पूर्णांक, पूर्णांक जो होती है 0 भी होता है, 1 भी होता है, -2 भी होता है और 3 भी होता है, डॉट डॉट। ठीक है। और पूर्ण क्या होता है इसको समझिए। अभी लिखा था 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो आप बता सकते हैं कि क्या इसका अंक ये तो मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, लेकिन ये कहां है? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। एक तो इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक, प्रत्येक माने सब, तो इसका सब कहां मिल रहा है? ये तो 2 को मिल गया, एक भी मिल गया, लेकिन ये नहीं है। एक नहीं होने के चलते यहां पे हम काट दिए। अगर इसमें चाहते तो और नेगेटिव मार्क लिख देते, तो इसमें कहां मिल पाता? इसलिए एक भी नहीं मिला ना इसमें, तो इसको क्या किए? असत्य कर दिए। यही कारण है, क्योंकि सभी पूर्णांक कोमा पूर्ण संख्या नहीं है, सभी नहीं है, कुछ है। तो कुछ में देखिए 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, लेकिन कुछ है, सब नहीं है। ये सब कह करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमागी कर दिया है, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। आप खाली परिभाषा को ध्यान रखिएगा तो आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे और बिना डर के हल कर पाएंगे। केवल आप नियम को समझिए, नियम को समझते हुए आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या लिखा है? प्रत्येक, देखिए प्रत्येक कर दिया। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब समझिए कि परिमेय में हम क्या क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, 0 भी लिखते हैं, 1 भी लिखते हैं, -1 भी लिखते हैं। ये परिमेय का ग्रुप हुआ।
अपूर्ण का ग्रुप क्या हुआ? 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। और बताइए, सोचा जाए कि क्या ये टोटली अंक इसमें है? तो आपका जवाब क्या होगा? टोटल जिसमें जितना अंक है वो इसमें मिल रहा है? नहीं। तो प्रत्येक में ये भी फंसा दिया। प्रत्येक नहीं बोलता तो हम लिख सकते, क्योंकि 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, लेकिन 1/2 इसमें है? नहीं है। 3/4 है? नहीं है। -1 है इसमें? नहीं है। इसलिए क्या होगा ये? अब सिंपल सा चीज है, असत्य है। ये क्या है? असत्य हुआ। इस चीज को क्या लिखेंगे? असत्य। यहां लिख देंगे असत्य। क्योंकि जवाब देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या होती हैं, जबकि पूर्ण में नहीं, जबकि पूर्ण संख्या में नहीं। यही कारण से मैंने इसको असत्य कर दिया। आप समझ पाए? आपके एक चैप्टर ये समाप्त में कर दिया, प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर दिया। अब इसके बाद जो हम लोग के आगे पढ़ना होगा वो अपरिमेय को पुनः भ्रमण में हम पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए चीज सीखेंगे। तो उस चीज में थोड़ा सा आप लोग के ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल की जरूरत पड़ता है। ऐसे वो आसान है, थोड़ी सी आपको ध्यान देने की चीज है। अगला चैप्टर जो होगा हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्या के जो रूल हैं वो अब जानेंगे। क्योंकि अभी तक जितना हम लोग बहस किए थे, पूर्ण संख्या, प्राकृत, सम, विषम पे बात किए थे, पूर्णांक पे बात किए थे, परिमेय पे बात किए थे, लेकिन इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे अपरिमेय संख्या पे बात करेंगे। 1.2 इस चीज को आप लोग पूरा करिए, और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आप पकड़ते रहिए, और उसको बढ़िया से आप बारीकी से कॉपी उठा करके उसको नोट करते रहिए। और उसमें जो भी दिक्कत है उस कॉपी पे नोट कीजिए कि हमको इस जगह नहीं समझ में आ रहा, एक कॉपी बना लीजिए अलग से, और उसको आप रोक कर रखिए कि उसमें हम क्या पूछना है या किस तरह से हमें पूछना है। ठीक है? मैं चाहूंगा कि आप लोग के लिए क्लास आज प्रश्नावली 1.9 क्लास को अच्छी लगी होगी। तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए एक दूसरा को, और एक दूसरे मित्र को भी बताइए, और इसको जितना हो सके आप अपने अनुसार से इसमें कमियां खोजिए, और कमियां को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं आप लोग को आज की क्लास समाप्त करता हूं। पुनः फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।